हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है बाबूजी की माफ़ी। हेलो, शिव ने मुस्कुराकर शिखा की ओर देखा। हाय, शिखा भी उसे देखकर मुस्कुराई। तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया क्या? नहीं, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। ठीक होने के लिए दिया है। 1 घंटे के लिए अपना लैपटॉप दोगे मुझे? क्यों नहीं, कब चाहिए? कल दोपहर में आकर ले जाऊंगी। लंच भी तुम्हारे साथ करूंगी। संडे है ना, कोई ना कोई नॉनवेज तो बनाओगे ही। बिल्कुल। क्या खाना पसंद करोगी, चिकन या मटन? जो तुम्हें पसंद हो। वैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया क्या? हाँ, देखना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, कल आने के बाद। इतना कहकर शिखा बाय बाय कहते हुए चली गई। शिव भी अपने क्वार्टर पर लौट आया। शिव और शिखा एक कंपनी में साथ साथ काम करते थे। उनके क्वार्टर भी अगल बगल थे। दोनों अभी कुंवारे थे। साथ साथ काम करने के चलते अक्सर उनमें बातचीत होती रहती थी। दोनों के विचार मिलते थे और दोस्ती के लिए इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या। दूसरे दिन शिव मटन लेकर लौटा ही था कि शिखा आ गई। बहुत जल्दी आ गई तुम, शिखा। शिव ने लॉन में रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद मटन रखने रसोई घर में चला गया। तुम्हारा हाथ बटाने पहले आ गई, यह कहकर शिखा मुस्कुराई। शिखा की यही आदत शिव को उसका दीवाना बनाए हुए थी। अभी चाय लेकर आता हूँ, फिर इत्मीनान से खाना बनाएंगे, कहकर शिव रसोई घर में चला गया। शिव के पिताजी एक किसान थे। उससे बड़ी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उससे एक छोटा भाई महीप था जो मेडिकल इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। पिता के ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था। अब शिव कर्ज चुकाने और छोटे भाई महीप को पढ़ाने का खर्चा उठा रहा था। पिताजी उसकी शादी में एक तिलक की एक मोटी रकम वसूलना चाहते थे। रिश्ते तो कई जगह से आए थे, पर उनकी डिमांड ज़्यादा होने के चलते कहीं शादी तय नहीं हो पा रही थी। इधर उसकी बहन अपनी ननंद के लिए लड़का ढूंढ रही थी। उसकी ननंद नाटेकद की थी और किसी तरह मैट्रिक पास हो गई थी। रंग रूप साधारण था, पर शिव के पिताजी की डिमांड को उसके समधी पूरा करने के लिए तैयार हो गए थे। शिखा के पिताजी की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। कोई भाई नहीं था। माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए कौन कौन से पापड़ न बेले थे। बाद में उसने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई पूरी की थी। अब लोन चुकाना और माँ की देखभाल की जिम्मेदारी उस पर थी। शिव जब रसोई घर में गया था तब उसका मोबाइल फ़ोन बाहर ही छूट गया था। अचानक फ़ोन बजने लगी तो शिखा ने शिव को पुकारा, पर चाय बनाने में बिजी होने के चलते उसकी आवाज़ शिव के कानों तक न पहुंची। शिखा ने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से आवाज़ आई। कोई औरत बोल रही थी। शिखा ने इधर से पूछा, हेलो, आप कौन बोल रही हैं? शिव कहाँ हैं? मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। आप कौन हैं? मैं शिव की कलीग हूँ, बगल में ही रहती हूँ। अच्छा, तुम शिखा हो क्या? हाँ जी। आप मुझे कैसे जानती हैं? शिखा ने हैरान होकर पूछा। शिव ने बताया था, अब तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। उसकी शादी मेरी ननद से तय हो गई है। उधर से एक तीखी आवाज़ आई। अच्छा जी। शिव अभी रसोई घर में हैं। वे आ जाते हैं तो उन्हें आपको फ़ोन करने के लिए कहती हूँ। शिखा ने अपने आप को संभालते हुए कहा। शिव ने अपनी बहन की ननद के बारे में कुछ दिनों पहले बताया था। वह कुछ परेशान सा लग रहा था। उसकी बातों से लग रहा था कि उसकी बहन अपनी ननद के लिए उसके
पीछे पड़ी थी। कहती थी कि यह शादी हो जाती है तो उसे मुंह मांगा दहेज मिलेगा, साथ ही उसकी ननद हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। पर शिव को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। शिखा यह तो नहीं जानती थी कि शिव से उसका क्या रिश्ता है, पर उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत भाता था। शिव जब कभी ऑफिस से गैर हाजिर होता था तो वह उसे बहुत याद करती। आज उसे पता चला कि शिव ने घर में उसकी चर्चा की है, पर इस संबंध में उसने कभी कुछ बताया न था। अभी शिखा इसी उधेड़-बुन में थी कि शिव आ गया। तुम्हारा फ़ोन था, बधाई हो, तुम्हारी शादी तय हो गई है, शिखा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। शिव चाय की ट्रे लिए खड़ा था। ऐसा लगा कि गिर जाएगा। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वह बैठा। यह सुनकर उसका मन बैठता चला गया। तो क्या सच ही उसकी शादी तय हो गई? कहीं यह उसकी बहन की चाल तो नहीं? अगर ऐसा है तो ज़रूर ही उसकी ननद होगी। पर वे लोग उससे बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकते हैं? शिखा ये सब उधेड़-बुन करते हुए शिव से बोली, क्या सोच रहे हो? बहन से पूछ लो कि कब सगाई है। मुझे तो ले नहीं चलोगे, तुम कहोगे तब भी मैं नहीं चलूंगी। तुम्हारी बहन ने डरा कर कहा है तुम्हारा पीछा छोड़ दूं। शिखा बोल रही थी। शिव सुन रहा था और लंच का सारा मजा किरकिरा हो गया था। दूसरे दिन शिव गांव में था। उसने पिताजी के पैर छुए। अच्छा हुआ कि तू आ गया बेटा, अब हम कर्ज से जल्दी ही उभर जाएंगे। तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है सरला से, वही तुम्हारी बहन की ननद। कद में तुमसे थोड़ी छोटी ज़रूर है, पर घर के कामों में माहिर है। सुशील इतनी कि हर कोई उसके स्वभाव की तारीफ करता है। तुम्हारी बहन का भी काफ़ी जोर था। शिव ने कुछ न कहा। वह पिताजी की बहुत इज्जत करता था। उनके हर आदेश का पालन करना अपना फर्ज समझता था। वह उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे अपनी बहन से भी उतना ही लगाव था, पर उसे क्या मालूम था कि जिन माता पिता और बहन की वह इतनी इज्जत करता था, उनके लिए उसकी भावनाओं का कोई मोल नहीं था। उसने कई मौक़ों पर शिखा का जिक्र किया था, उसकी तारीफ की थी। एक समझदार माता पिता और बहन के लिए इतना इशारा कम न था। कई बार उसने सरला से शादी न करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी सरला से तय कर दी थी। सच तो यह था कि यह उसकी शादी तय नहीं हुई थी, बल्कि उसे सरे बाजार बेचा गया था। रात में पिताजी ने साथ खाने पर बुलाया। उन्होंने खबर भिजवाकर बेटी को भी बुलवा लिया था। उसका छोटा भाई महीब भी आ गया था। सबके सामने पिताजी सगाई की तारीख तय करना चाहते थे। अब तक गांव में कई लोगों से उन्होंने शिव की बात की थी। लायक बेटे की यही पहचान है कि पिता ने जो फैसला ले लिया उस पर बेटा कोई टिप्पणी ना करे। गांव के लोग ऐसे ही उसके परिवार को आदर्श नहीं मानते थे। अब जब सभी इकट्ठा हुए तो पिताजी ने बात छेड़ी, तो शिव तुमको कब छुट्टी मिलेगी? उसी समय सगाई की तारीख तय करूँगा। लेकिन पिताजी, आपने भैया से पूछ लिया है या खुद ही रिश्ता तय कर दिया? छोटा भाई महीब बोला। शिव आजकल के लड़कों जैसा नहीं है जो हर बात पर माता पिता की बात का विरोध करते हैं। शिव जानता है कि उसके पिताजी जो भी करेंगे उसके और परिवार के फायदे में करेंगे। पिताजी अचानक महीब के बीच में पड़ने से खींच कर बोले, इसका मतलब यह हुआ कि भैया को आप बलि का बकरा समझते हैं? भैया ने कई बार सरला से शादी के प्रति अनिच्छा जाहिर की है। क्या दीदी यह नहीं जानती? क्या माँ को
यह पता नहीं? माँ को तो आपने कभी मान दिया ही नहीं। जिंदगी भर उन्हें दबा कर ही रखा है। आपने सब पर अनुशासन के नाम पर हिटलर शाही चलाई है, लेकिन अब मैं ऐसा न होने दूंगा। शादी ब्याह किसी सामान की खरीद फरोख्त नहीं है जिसे जब चाहे और जिसको चाहे खरीद बेच दो। महीप की बात सुनकर पिताजी हैरान रह गए। आज पहली बार उन्हें महीप की नालायकी पर दुख हुआ। पिताजी कुछ बोलते, इसके पहले ही माँ ने कहा, जिंदगी भर इन्होंने अपनी ही चलाई है, अब भी यही करना चाहते हैं। किसी ने शिव से पूछा कि उसकी इच्छा क्या है। अगर भैया को ऐतराज़ नहीं है तो मैं अपनी कही बात वापस ले लूँगा, महीप ने कहा। दीदी, तुमसे तो मैंने अपनी इच्छा कई बार बताई, लेकिन तुमने मेरी इच्छा का मान नहीं रखा। उल्टे शिखा को तुमने धमकाया कि वह मेरा पीछा करना छोड़ दे। यह कहते हुए शिव दुखी हो उठा। पर पिता दीनानाथ ने पासा पलटते देख बात को बदला। उन्हें लगा कि इतना बड़ा दहेज उनके हाथों से निकला जा रहा है। पिता बोले, पर बेटा, तुमने तो बताया था कि शिखा हमारी बिरादरी की नहीं है, और फिर क्या हमारी बिरादरी में लड़कियों की कमी है जो अपने से निचली बिरादरी में शादी करके पूरी समाज में अपनी नाक कटाए? यह भी तो सोचो कि छोटी जाति की बहू हमारे जैसे संस्कारवान होगी क्या भला? फिर उससे पैदा हुई औलाद भी तो संस्कारहीन होगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? आपसे किसने कहा कि आपसे छोटी जाति की लड़कियां संस्कारहीन होती हैं? आपने यह कभी सोचा है कि ऐसा कहकर आप उसकी जाति की बेइज्जती कर रहे हैं? यही सोच तो हमारे समाज में कोड़ बनी हुई है। आप किसी के बारे में बिना कुछ जाने ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मैं तो यह कहता हूँ कि वे छोटी समझी जाने वाली जातियाँ नहीं, बल्कि हम खुद संस्कारहीन हैं तो कोई बड़ी बात ना होगी, क्योंकि वे लोग अपने से बड़ी जातियों की हमेशा इज्जत करते हैं, जबकि हम बिना किसी वजह के केवल जाति के आधार पर उन्हें नीच, संस्कारहीन और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। मैंने ऊंची जाति कहे जाने वाले लोगों की करतूतें भी खूब देखी हैं। अब इस बात पर चर्चा न करें तो ही अच्छा। अब जब शिव के पिता ने बात बनते न देखी तो उन्हें गांव के ज्योतिषी याद आए। वे बोले, इस संबंध में ज्योतिषी से राय लेना चाहिए। हमारे परिवार में आज तक कोई भी शादी बिना लड़के लड़की की कुंडली मिलाए नहीं हुई है। जब दोनों के गुण मिलते हैं तभी पति पत्नी की जिंदगी सुख से भरी रहती है, वरना पूरी जिंदगी दुख में ही गुजारी जाती है। अभी रात ज़्यादा नहीं हुई थी, गांव के सज्जन शास्त्री शादी ब्याह में कुंडलियां मिलाते थे। गांव के लोग उन्हें अच्छा ज्योतिषी मानते थे। गांव वालों के हाथ देखकर और उनके ग्रह के नाम पर हवन कराकर उनकी रोजी रोटी बिना कोई काम किए आराम से चलती थी। किसी की शादी करानी हो तो कुंडली मिलान करा देना और रोकनी हो तो उनमें कई अड़ंगे डाल देना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। जैसा जजमान वैसा काम। बाबूजी की उनसे खूब पटती थी। दोनों साथ साथ पढ़े भी थे, बचपन के दोस्त भी थे, इसलिए राह से भटके बेटे को राह पर लाने का काम भी ज्योतिषी से बढ़िया कौन कर सकता था। दीनानाथ बोले, मैं अभी सज्जन शास्त्री को बुला लाता हूँ, वे जो कहेंगे वही होगा। फिर किसी से कुछ कहे बगैर वे सज्जन शास्त्री को बुलाने चले गए। सज्जन शास्त्री ने अभी अभी खाना खाया था और अब सोने की तैयारी कर रहे थे। जब इतनी रात को दीनानाथ को आते देखा
तो उन्हें एहसास हो गया कि कोई ग्रह नक्षत्र का चक्कर है। वे खुश होकर बोले, आओ यार, इतनी रात में आने की कोई खास वजह लगती है, बताओ क्या बात है। दीनानाथ ने आप बीती सुनाई और किसी तरह बेटे को राह पर लाने को कहा। शास्त्री जी ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, चिंता न करो, ऐसे बहके लड़कों को राह पर लाना तो मेरे लिए पल भर का काम है। अब बताओ, तुम्हारा काम हो जाएगा तो दक्षिणा में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम मांगोगे शास्त्री, मैं दूंगा। बस किसी तरह बेटे को मेरे समधी की बेटी से शादी करने के लिए राजी करा दो। दीनानाथ जब घर से बाहर निकले तो सज्जन शास्त्री अपनी पत्नी से बोले, अब चिंता मत करो पंडिताइन, भगवान चाहेगा तो तुम्हारे कंगन बनने का जुगाड़ जल्दी हो जाएगा। किवाड़ बंद कर लो, आने में देर हो जाएगी। सज्जन शास्त्री को देखकर शिव ने नागभौं से कोड़ ली। वह इनको बचपन से ही जानता था। इन्होंने कईयों के घर में झगड़ा कराया था, कितनों का घर उजाड़ा था। ज़रूरत पड़ने पर ओझा वाले गुण होने का भी ढोंग रचता था। जब कोई बीमार पड़ता तो पड़ोसी द्वारा भूत चढ़ाने की बात बताता और उन्हें भगाने के नाम पर खूब पैसे वसूलता। शास्त्री जी ने जब दोनों की जन्म कुंडली मांगी तो शिव बोला कि शिखा की जन्म कुंडली नहीं बनी है और जन्म तिथि के नाम पर एक गलत तिथि बता दी। शास्त्री बहुत देर तक पोथी पत्रा देखते रहे और एक कागज़ पर कुछ लिखते रहे। आखिर में वे बोले, लड़का लड़की के गुण बिल्कुल उल्टे हैं। शादी होते ही वर वधू में से किसी एक की मृत्यु का योग है। आपने अपनी कुंडली देखी है शास्त्री चाचा? महीप ने पूछा और आगे बोला, अगर देखी होती तो चाची आपको रोज जलीकटी न सुनाती। सज्जन शास्त्री की पत्नी झगड़ालू थी, किसी न किसी पड़ोसी से रोज ही बात बात पर लड़ जाती। शास्त्री जी को तो बीच में पड़ते ही गाली गलौज करने लगती थी। सारा गांव यह बात जानता था। महीप, तुम चुप रहो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, बाबूजी बोले तो वह चुप हो गया। बोलने दो दीनानाथ, अभी बच्चा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा, शास्त्री बोले। इसी बीच बहन बीच में आ गई। वह बोली, शिव तुम ही सोचो, क्या ऐसी शादी करोगे जिसमें किसी की मौत होने का डर हो? मैं तो कहती हूँ कि अपनी ऊंची जाति, पिता की भावनाओं और परिवार के रीति रिवाज और हम पर लदे कर्ज का ध्यान रखते हुए मेरी नंद से शादी कर लो। बाबूजी, क्या आपको नहीं लगता कि शास्त्री जी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं? इन्होंने कुंडली नहीं बल्कि शादी काटने की गणित बिठाई है। क्या आज तक कोई किसी का भविष्य जान पाया है? क्या राम की शादी के समय कुंडली का विचार नहीं किया गया था? शास्त्री चाचा को तो मैंने शिखा की गलत जन्म तिथि बताई थी। उसकी कोई भी जन्म तिथि दी जाएगी, इन्हें अपशगुन का ही योग दिखाई पड़ेगा। मैं सरला के बारे में नहीं जानता। मैं यह भी नहीं जानता कि वह मुझसे शादी करना चाहती भी है या नहीं। उसे भी मेरे साथ जबरन जोड़ने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं, पर मैं शिखा को बहुत दिनों से जानता हूँ। वह एक समझदार और सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की है। उसके विचार मुझसे मिलते हैं, मन मिलता है। हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। मैं जानता हूँ आप दीदी और शास्त्री चाचा मिलकर साजिश रच रहे हैं। कम से कम बाबूजी, आपसे और दीदी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शिव की आंखों में गर्म पानी भर आया और वह इतना कहकर चुप हो गया। भाई महीप और माँ ने उसका पक्ष लेते हुए कहा, इसकी शादी शिखा से ही होगी। शिव फिर बोला, आप चिंता न करें बाबूजी, शिखा और मैं मिलकर कर चुका देंगे।
शिव को दरअसल एहसास हो गया था कि पिताजी दहेज के लालच में यह सब कर रहे हैं। अब दीनानाथ को समझ आ गया था कि उनसे बड़ी भूल हुई है। उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था, अपने बेटे के खिलाफ ही साजिश रची थी। अब वह वक्त नहीं रहा जब धर्म, जाति और कुंडली के नाम पर बेमेल सोच वाले लोगों को जबरन शादी के बंधन में बांध दिया जाता था और कोई भी जात, धर्म इत्यादि के नाम पर कुछ भी करता था। यह एहसास होते ही दीनानाथ बोले, बेटा, बाप होकर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे गलती हुई है। शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इसमें दो लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए बंधते हैं। पति पत्नी को जाति नहीं बल्कि दिल और विचार एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। मुझे तुम्हारा रिश्ता तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। दहेज के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। पहले तो मुझे लगा कि महीप उद्दंड है, पर उस पर अब मुझे गर्व हो रहा है। उसने मेरी आंखें खोलने की कोशिश की थी, पर मेरी आंखें न खुली। कल ही मैं शिखा की माँ से तुम्हारे लिए उसका हाथ मांगने खुद जाऊंगा। साथ ही तुम्हारी बहन की नादानी के लिए शिखा से माफ़ी मांग लूँगा। कहते हुए उन्होंने शिव को गले लगा लिया। बहन ने कहा, मेरी गलती के लिए आप क्यों माफ़ी मांगेंगे बाबूजी? मैं भी आपके साथ चलूँगी और अपनी प्यारी भाभी से खुद माफ़ी मांगूंगी। मुझे पता है वो मुझे माफ़ कर देंगी। तो दोस्तों, बदलते ज़माने का यही सच था। हम चाहें या न चाहें, ये बदलाव हमें अपनाना ही होगा। खास तौर से तब जब उस बदलाव में सुंदर पर मजबूत उज्जवल भविष्य छुपा हो। दोस्तों, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।